क्या दोस्तों आप जानते हैं गांधी जी को नफरत करने में सबसे बड़ा कोई रीजन आज के टाइम पे है तो वो ये है कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवाई। क्या दोस्तों आपको भी लगता है भगत सिंह की फांसी गांधी जी रुकवा सकते थे? अगर रुकवा सकते थे तो फिर क्यों फांसी नहीं रुकवाई? ये सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे भगत सिंह के पूरे वीडियो में। मुझे धन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मात्र देश के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा ही कफन चाहिए। ये शहीद आज़म भगत सिंह की सोच को करने वाले पुरुष आज उनका जन्मदिन है। पहचानिए तो नए दिन के हैं, पुरजा पुरजा करते हैं, सबसे सारे के तो पे दिल का जाओ, दिल से चली गली वही आओ। देखिए भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में उस टाइम के पंजाब प्रांत के लयारपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और माता विद्यावती कौर के ये तीसरे संतान थे। जब भगत सिंह का जन्म हुआ तब पिता किशन सिंह और उनके भाई अजय सिंह जेल से रिहा होकर आए और भाग्य को लेकर आने वाले बच्चे का नाम भगत सिंह रखा गया। देखिए भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी थे। 13 अप्रैल 1919 में जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में वैसाखी के पावन पर्व पर बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं, उसमें स्त्री पुरुष बाल बच्चे वृद्ध सब होते हैं। और आपको पता ही है कि जनरल डायर नाम के अंग्रेज अधिकारी वहां बिना बताए पहुंचता है और अंधाधुंध फायरिंग चालू कर देता है। उसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक उसमें 379 लोग मारे जाते हैं, लेकिन अनऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक वहां पे 1500 से भी अधिक लोग मारे जाते हैं और 2000 से भी अधिक लोग वहां पे घायल होते हैं। जैसे ही भगत सिंह को पता चलता है वो स्कूल से पैदल चल के 12 माइल दूर वह जलियांवाला बाग में पहुंचते हैं और वहां पे खून भरी मिट्टी उठा के अपनी बोतल में भरते हैं। वो मिट्टी को घर ले जाके उसके ऊपर पुष्प चढ़ाते और श्रद्धांजलि देते हैं। बस दोस्तों ये घटना ने भगत सिंह के अंदर क्रांति ला दी। फिर क्या होता है दोस्तों कि वीडी सावरकर ने कानपुर की बैठक में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को मिलवाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं जैसे अग्नि और वायु मिल रहे हो। उस टाइम पे दोस्तों भारतीय प्रजातंत्र संघ नाम का एक क्रांतिकारी दल चलता था, उसका नाम बदल के वो लोग भारतीय समाजवादी प्रजातंत्र संघ HSR रखते हैं। इस दल का उद्देश्य ये था कि शस्त्रों का उपयोग करके भारत देश को आजाद करना। अब क्या होता है दोस्तों, फरवरी 1929 में एक कमीशन भारत आता है। ये कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। ये कमीशन का उद्देश्य ये था कि भारत को कानून देने को कैसे देने। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात ये है कि भारत के लिए कानून बनाने वाला कमीशन था, लेकिन उसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसलिए साइमन कमीशन का बहुत ही ज्यादा विरोध होता है। जब साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचता है तो एक बड़े जुलूस उसका विरोध करते हैं। उस जुलूस का नेतृत्व क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय कर रहे थे। क्या है दोस्तों, जैसे साइमन कमीशन उतरता है तो साइमन कमीशन को आगे नहीं बढ़ने देते। साइमन गो बैक के नारे लगते हैं वहां पे। इसलिए उस टाइम पे एसपी जेम्स स्कॉट लाठीचार्ज का आदेश देते हैं, तो लाला लाजपत राय और उनके साथी वहां से हिलते नहीं है। फिर क्या होता है दोस्तों, एक पुलिस अधिकारी सोल्जर्स लालाजी पे प्रहार करते हैं, लालाजी की छाती के ऊपर प्रहार करते हैं, क्योंकि लालाजी बहुत ही वृद्ध थे उस टाइम पे, इसलिए लालाजी घायल हो जाते हैं। जैसे लालाजी घायल होते हैं उनको अस्पताल ले जाया जाता है और वहां पे लालाजी एक वाक्य बोलते हैं जो आज भी बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। वो कहते हैं कि मेरे ऊपर किए गए हर प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। फिर दोस्तों क्या होता है कि 18 दिन के बाद जिंदगी और मौत से खेलते खेलते लालाजी की मृत्यु हो जाती है। लालाजी की मृत्यु होने के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल जाता है, खास करके क्रांतिकारियों में आक्रोश की लहर फैल जाती है और क्रांतिकारी लालाजी का बदला लेने की योजना करते हैं। HSRA चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक योजना बनाते हैं कि हम स्कॉट को मारेंगे, जिसने लालाजी के ऊपर लाठी चलाने का आदेश दिया था। योजना के तहत भगत सिंह और राजगुरु को स्कॉट को गोली मारने की जवाबदारी सौंपी जाती है। जयगोपाल नाम के क्रांतिकारी को स्कॉट के ऊपर नजर रखने की जवाबदारी सौंपी जाती है और खुद चंद्रशेखर आजाद जब भगत सिंह और राजगुरु गोली मारकर निकलेंगे तो उनका कोई पीछा करेगा तो उनको वो निपटाएंगे। अब दोस्तों क्या होता है, जयगोपाल एक गड़बड़ कर देते हैं। वो स्कॉट होता है, उसके बदले सोल्जर्स को स्कॉट समझ लेते हैं
और क्या होता है फिर दोस्तों, निर्धारित समय आता है जब सॉन्डर्स अपने कांस्टेबल चचन सिंह के साथ जब बाहर निकलता है, तब जयगोपाल इशारा करता है और भगत सिंह और राजगुरु पहले राजगुरु के ऊपर गोली चलाता है, फिर भगत सिंह 6 की 6 गोलियां सॉन्डर्स के ऊपर चला देते हैं और सॉन्डर्स की वहां पर मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, तो सुबह लाहौर की दीवारों पर एक पोस्टर चिपका मिलता है, उसमें लिखा था, हमें सोल्डर को मार के लाला जी का बदला ले लिया है। फिर क्या होता है दोस्तों, उनको पुलिस 3 महीने तक ढूंढती रहती है, लेकिन भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथी कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। फिर HSRA संघ दूसरी घटना को अंजाम देने का प्लान बनाते हैं। जब दिल्ली में सेंट्रल असेंबली का अधिवेशन होने वाला था, उस अधिवेशन में 2 बिल पसार होने वाले थे। उस अधिवेशन का नेतृत्व सरदार पटेल के बड़े भाई विठल भाई पटेल करने वाले थे। दोस्तों अब क्या होता है, वो बिल ये थे कि एक था पब्लिक सेफ्टी बिल और एक था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये दोनों बिल थे वो देश के कानून के खिलाफ थे। तो HSRA क्या करता है, ये दोनों बिल को रोकने का प्लान बनाते हैं, कुछ भी करके ये दो बिल पसार नहीं होने देंगे। इसलिए फणींद्रनाथ घोष और कमलनाथ तिवारी कलकत्ता से केमिकल और बम लेकर आते हैं और एक बम बनाते हैं, और योजना ये बनती है कि ये अधिवेशन में जाके बम गिराएंगे और वहां से फिर भागेंगे नहीं। ये पूरी एक योजना बनाते हैं और ये योजना को अंजाम देने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त तैयार होते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, निर्धारित समय आता है जब सेंट्रल असेंबली का अधिवेशन होने वाला, तब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में घुसते हैं अपने साथ बम लेके और विजिटर गैलरी में जाके वहां पे जाके वो बैठ जाते हैं। जैसे ये 2 बिलों पे चर्चा चालू होती है, वो बिल पसार होना चालू होता है, उसके ऊपर वोटिंग होती है, तो वाइसरॉय खड़े होते हैं अपने विशेष अधिकार से वो बिल के ऊपर वोटिंग करने के लिए। तभी उसी वक्त एक बम गिरता है, उसके तुरंत बाद दूसरा बम गिरता है, तो 2 बम का इतना धमाका होता है कि लोगों में अफरा तफरी फैल जाती है, लोग उधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वही खड़े रह के इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और पर्चे फेंकते हैं, जिस पर्चों में लिखा था बहरों के कान खुलने के लिए धमाका जरूरी होता है। फिर पुलिस के हाथों उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। देखिए फिर क्या होता है, अदालत में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के खिलाफ वहां पे सुनवाई चालू होते हैं, कार्यवाही चालू होती है और फाइनली दोस्तों 7 अक्टूबर 1930 को जज फैसला देते हैं कि तीनों को फांसी दी जाएगी और फांसी की डेट 24 मार्च 1931 को निर्धारित की जाती है। अब देखिए दोस्तों, भगत सिंह के पास 4 या 5 महीने थे उनको जिंदा रहने के लिए। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे भगत सिंह की फांसी की न्यूज पूरे देश में फैलती है, पूरे देश में अफरा तफरी फैल जाती है, खास करके बहुत सारे क्रांतिकारी अपील करते हैं कि इन दोनों को फांसी न दी जाए। एक क्रांतिकारी थे मदन मोहन मालवीय, वो भी वाइसरॉय को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि भगत सिंह की फांसी उम्र कैद में या कर दी जाए, उनको फांसी न दी जाए, लेकिन वाइसरॉय उनकी अपील को खारिज कर देते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, पूरे देश की नजर महात्मा गांधी पर थी, क्योंकि महात्मा गांधी असहकार आंदोलन और भारत को नमक बनाने और बेचने के ऊपर जब अंग्रेजों ने पाबंदी लगाई थी, तब महात्मा गांधी ने एक दांडी मार्च की थी। दांडी मार्च और असहकार आंदोलन से महात्मा गांधी उस टाइम पे सबसे प्रभावशाली नेता थे, इसलिए लोगों को उम्मीद ये थी कि महात्मा गांधी कुछ ना कुछ ये लोगों के लिए, भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए करेंगे। लेकिन दोस्तों क्या होता है, महात्मा गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया। भगत सिंह की फांसी के 18 दिन पहले ही महात्मा गांधी और वाइसरॉय की एक समझौता होता है, जिसको इतिहास में गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस पैक्ट के तहत अंग्रेज 2 शर्त को मान लेते। पहली शर्त ये थी कि भारतीयों को नमक बनाने और बेचने की छूट दी जाती, और दूसरी शर्त, जब आंदोलन में जो हिंसक तरीके से जो लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जो क्रांतिकारी गिरफ्तारी, उनको रिहा किया जाता है। लेकिन दोस्तों राजनीतिक हत्या के मामले में भगत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता, ना तो गांधी जी करते, ना उनको छोड़ने की कोई बात करता। आपको क्या लगता है दोस्तों, भगत सिंह की फांसी गांधी जी रुकवा सकते थे, वाइसरॉय और अंग्रेज गवर्नमेंट पे दबाव बना सकते थे? लेकिन दोस्तों अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मंतव्य है। सन 1996 में एक बुक आई थी, द ट्रायल ऑफ भगत सिंह। उसके लेखक और वकील एजी नूरानी कहते हैं कि गांधी जी ने पूरे मन से भगत सिंह की फांसी रुकवाने का प्रयत्न नहीं किया। अगर वो चाहते तो अंग्रेज गवर्नमेंट और वाइसरॉय के ऊपर दबाव बना सकते थे, उनकी फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। भगत सिंह के सहयोगी क्रांतिकारी यशपाल कहते हैं
कि गांधी जी शराबबंदी के खिलाफ लोगों में, अंग्रेजों के खिलाफ दबाव बना सकते हैं, लेकिन भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए दबाव बनाना उनको उचित नहीं लगा। लेकिन दोस्तों, अगर ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखे जाए तो बहुत बार गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए प्रयत्न किए हैं। जैसे कि 17 फरवरी को गांधी जी ने प्रथम बार भगत सिंह का मुद्दा उठाया और उनके सामने इरविन को एक पत्र लिखा और कहा, इस बात से, मतलब कि भगत सिंह की बात से हमारी बात से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को रखना भी आपको अनुचित लगे, लेकिन अगर आप देश के माहौल बेहतर बनाना चाहते हैं तो भगत सिंह की फांसी खत्म कर दे या फिर उसको स्थगित कर दे। इरविन ने उनको प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि आपने ये मुद्दे तो उठाया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों की जो फांसी, उसको खत्म करना मुश्किल है, लेकिन उसको स्थगित करने पे हम विचार कर सकते हैं। फिर दोस्तों, गांधी जी ने 19 मार्च को भी इरविन को अपील की कि भगत सिंह की फांसी रुकवा दी जाए, लेकिन दोस्तों इरविन ने वो अपील उनकी खारिज कर दी। देखिए दोस्तों, अब क्या हुआ, गांधी जी ने आसफ अली को जेल में भेजा भगत सिंह को मिलने के लिए, ताकि उनसे वादा ले सके जब उनकी फांसी की सजा माफ हो जाएगी तो वो हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, भगत सिंह ने उन्हें मिलने के लिए इनकार कर देते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों कि गांधी जी ने कानूनी तौर पर भगत सिंह को छुड़ाने की कोशिश नहीं की, ये भी उन्होंने किया था। इस बात का पता हमें चलता है जब गांधी जी ने श्री विजय राघवाचारी को एक पत्र लिखा था 29 अप्रैल 1931 में। उन्होंने उन्हें कहा था कि भगत सिंह की कानूनी वैधता तपास करने के लिए प्रोड्यूसर तेज बहादुर सुप्रू को हमने भेजा था, लेकिन वो भी असफल रहे थे। लगातार गांधी जी ने 21 और 22 मार्च को भी प्रयत्न किए थे, अपील की थी कि भगत सिंह की फांसी माफ हो जाए, लेकिन ये भी उनको असफलता मिली। फिर लास्ट में गांधी जी ने 23 मार्च को सोमवार को सुबह को व्यक्तिगत पत्र लिखा वाइसरॉय को और कहा कि ब्रिटिश सरकार को फांसी की सजा कम कर देनी चाहिए, और अगर उन्होंने भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों को अगर फांसी दी तो देश में अशांति फैल सकती है। लेकिन दोस्तों, सेंट्रल जो लाहौर की सेंट्रल जेल थी वो कभी भी शाम के वक्त किसी को फांसी नहीं देती थी, और उल्टा भगत सिंह से तो वो इतना डरी हुई थी कि 24 मार्च को फांसी देने वाली थी, लेकिन उन्होंने एक दिन पहले 23 मार्च को ही फांसी देने का निर्धारित कर देते हैं। उस टाइम पे भगत सिंह कोठारी नंबर 19 में कैदी थे। जब उनके वकील, उनके प्राणनाथ मेहता उनको मिलने के लिए आए फांसी के 2 घंटे पहले, तब उन्होंने प्राणनाथ मेहता से कहा कि आप मेरी बुक लेनिन की लाए हो। तब प्राणनाथ मेहता ने उनको वो बुक दी और वो पढ़ने लगे। जब वो पढ़ रहे थे तब प्राणनाथ मेहता ने उनको एक प्रश्न पूछा, आप देश को आखिरी संदेशा क्या देना चाहेंगे? तब भगत सिंह ने कहा, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह को पता था कि अपनी फांसी अब नजदीक आ गई है। अब दोस्तों क्या होता है, अधिकारियों ने भगत सिंह को फांसी पर ले जाने के लिए जेल में आते हैं। तब भगत सिंह कहते हैं, रुकिए, थोड़ी देर रुकिए, हम एक दूसरे क्रांतिकारी मिल तो लें। फिर भगत सिंह अपनी बुक छत की तरफ उछालते हैं और फिर कहते हैं, ठीक है। जब वो जा रहे थे तब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान आजाद हो के नारों से पूरा जेल गूंज उठा था। फिर दोस्तों आखिरी में 7:33 में शाम को 23 मार्च 1921 को भगत सिंह को, जब वो 23 साल और 6 महीने के थे, और उनके साथियों को फांसी दी जाती है। देखिए दोस्तों, भगत सिंह की फांसी हुई, फिर भी उनके साथ बहुत ही ज्यादा अनोखा बर्ताव हुआ उनकी बॉडी के साथ। क्या किया अंग्रेजों ने उनकी बॉडी के टुकड़े करके एक बोरी में बांध के फिरोजाबाद की तरफ ले गए, वहां पर उनको जलाया। फिर क्या हुआ, जलाया हो तो गांव वालों ने उन्हें देख लिया, तो उनके डर से वो जले हुए टुकड़ों को उन्होंने सतलुज नदी में फेंक दिया। जैसे गांव वालों को पता चला तो वो टुकड़े उन्होंने निकाले और उनको विधिवत अग्नि संस्कार दिए। जैसे भगत सिंह को फांसी हो गई है, ये बात का पूरा देश में पता चला, देश में आंदोलन छिड़ गया। लोगों में आक्रोश फैल गया। वो आक्रोश सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, ये आक्रोश गांधी जी के भी खिलाफ था। इसका सामना गांधी जी ने जब लाहौर में 24 मार्च को वो गए, जब भगत सिंह की फांसी हो गई उसके दूसरे दिन, तो लोगों ने वो काले झंडे से और गांधी वापस जाओ, भगत सिंह अमर रहो के नारों से उनका स्वागत किया। देखिए दोस्तों, भगत सिंह हमेशा कहते थे, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पे तेज होती है।
हमारे ऐसे देश के वीर सपूत भगत सिंह इतनी छोटी सी उम्र में देश के लिए वो फांसी पे चढ़ गए। ऐसे वीर सपूतों को हम आज भी याद करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे वीर सपूतों को याद करते हैं। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों में, आपकी फैमिली में शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।